नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। ये जो एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7 का ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे हमने सबसे पहले स्टार्ट की है सामाजिक, आपकी सोशल साइंस दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश में। और साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी पार्ट की, बिल्कुल कर्मानुसार। और मैं आपको बताया कि ये वीडियो स्पेशल जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, ये स्पेशल टीचर्स और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जैसे आपका यूपीएससी है, कोई स्टेट पीसीएस है, कि उसमें लाइन बाय लाइन की बड़ी महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही उनके आगे के डाउट क्लियर होते हैं, तभी वो आगे की चीज़ें समझ पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले देखिए, हम पढ़ रहे थे भारत की भौगोलिक विविधता और हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली। एक बार यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप उसको प्लेलिस्ट वाले उसमें जाके पढ़ सकते हैं। ये भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था उत्तर से, यहाँ से आपका हिमालय पर्वत हमने पढ़ चुका है कि हिमालय पर्वत के 3 भाग थे। फिर यहाँ पे हमने बीच में लद्दाख में आ गया था आपका ठंडा मरुस्थल आ गया था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद उसके आगे आया था आपका गंगा के मैदान भी हमने पढ़ लिए। उसके बाद हम थोड़ा सा पश्चिम साइड आएंगे, यहाँ पर, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, मरुस्थल पढ़ेंगे, आपका थार मरुस्थल। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। अगर हम भारत के मानचित्र पर पश्चिम की ओर बढ़े, पश्चिम की ओर बढ़ गए ना इस साइड, तो आपको एक पीलापन लिए एक क्षेत्र दिखाई देगा। यह क्षेत्र थार मरुस्थल है। आपको क्या दिखाई देता है? सुनहरी रेतों के टीलों का एक विशाल विस्तार, उबड़ खाबड़ क्षेत्र, व्यापक खुला आसमान, ये चीजें आपको दिखाई देंगी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जब आप रेगिस्तान में जाओगे ना, तो रेत के उबड़ खाबड़ आपको दिखाई देंगे, खुला आसमान दिखाई देगा और बहुत थोड़ा क्षेत्र आपको दिखाई देगा, उड़ती हुई रेत आपको दिखेगी। रेत के टीले का आकार ऐसा क्यों होता है? पर्वत चट्टानों से बने होते हैं तो उनका आकार स्थिर होता है। क्या आपको लगता है कि रेत के टीलों का आकार भी इनके समान होता है, जबकि वे केवल रेत से बने होते हैं? बिल्कुल हो सकता है। जब रेत एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना हवा के द्वारा, तो वो एक क्या चोटी बनाती जाती है, एक पर्वत का आकार ले सकती है। जब आप राजस्थान में कभी जैसलमेर, बीकानेर वगैरह एरिया में घूमने जाना, वहां पे आपको रेत के पहाड़ मिल जाएंगे ऊंचे ऊंचे। जैसलमेर स्वर्ण नगरी है कहा जाता है, जो भारत के थार मरुस्थल के मध्य स्थित है। भी जो जैसलमेर है आपका थार मरुस्थल के बीचों बीच स्थित है। जैसलमेर किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये आपका जैसलमेर का किला है, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इससे पहले एक चीज और आई थी आपकी विश्व धरोहर स्थल में, वो आया था ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आप ध्यान रखना। भी ये जैसलमेर का किला है। रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा सॉरी रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है। कि टीले तब बनेंगे जब हवा हवा की दिशा ना रेत के टीले को क्या करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेत को ले जाएगी, वहां जमा करेगी, तो क्या होगा, टीले बनेंगे। कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं, इनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा हो जाती है। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। शुष्क मतलब सूखा और गर्म क्षेत्र। इसका अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। 4 राज्यों में फैला हुआ है। कई बार क्वेश्चन में पंजाब पूछ लेता है, तो सोचते होंगे पंजाब में कहाँ से, किन में से, किन राज्यों में ये नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन पंजाब मिलेगा। कि तो आप सोचेंगे कि पंजाब में कहाँ से ये रेगिस्तान आ गया, तो आपको उसको गलत कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये 4 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। कि प्राकृतिक अवरोध मतलब एक रुकावट बनाता है। अवरोध क्या होता है? रुकावट भी। जो मानव और पशु आवागमन को बाधित करता। अब देखिए भी किस प्रकार से बाधित करता प्राकृतिक। कि ये आपका क्या हो गया, मरुस्थल हो गया। यहाँ से देखिए कि मेरा दिखाई देना जरूरी नहीं है, आपका पढ़ना जरूरी है। कि ये रेगिस्तान हो गया, ये कोई मानव। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाना, रोड बनाना कितना मुश्किल होगा रेगिस्तान में। कि आपको 150 मीटर ऊंचे ऊंचे टिब्बे आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक प्राकृतिक अवरोध का कार्य करता है। कि जानवरों को भी यहाँ से गुजरने में प्रॉब्लम होती है, मानव को भी कोई भी चीज किसी के द्वारा यहाँ पे दिक्कत होती है, तो प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। क्योंकि यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान और रातें अत्यधिक ठंडी और जल की उपलब्धता का अभाव है। तो ये देखिए, इन चीजों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध का कार्य करता है। यहाँ पे गुजरना, यहाँ पे कोई उद्योग लगाना, यहाँ पे, तो वो सारे काम क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जो मिट्टी वो जल्दी गर्म हो जाती है और रात को जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रात को ठंड पड़ती है और दिन में गर्मी बहुत तेज़ होती है।
थार में रहने वाले लोगों ने अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया है अभी। इसने कहा कि जो लोग वहाँ रहते हैं ना, कुछ लोग तो वहाँ पे रहते बिल्कुल सुनसान तो है नहीं, तो वहाँ के लोगों ने खुद को उसके अनुरूप ढाल लिया है कि वो उस परिस्थिति के अनुसार, जलवायु के अनुसार रह सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था साइंस में भी एडेप्टेशन, कि कोई भी जानवर हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी पौधा हो, जैसी वो जलवायु होता है उसके अनुसार खुद को ढाल लेता है। थार में रहने वाले लोगों ने अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया है। उनका खान पान, वेशभूषा और जीवन शैली इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल है। मतलब उसी के अनुसार उन्होंने क्या है, अपना खाना पीना, पहनने के वस्त्र सब उसी जलवायु के अनुसार बना लिए हैं भी। ये देखिए, पुष्कर में ऊँटों का मेला लगता है। ये आपको जानकारी दे दी गई है कि पुष्कर में ऊँट मेला कहाँ लगता है। पुष्कर में मिलता है थार मरुस्थल की सीमा पर है भी। ये देखिए कि जल इनको दूर दूर से लाना पड़ता है। वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए थोड़ा बहुत अगर जल हो ना, तो ये इसमें इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में जरूरत हो तब इसमें से निकाल के ले जाते हैं। मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को प्राय अपने परिवार के लिए जल लाने तो प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए बर्तनों को स्वस्थ करने की पारंपरिक विधि यह है कि देखिए कि जो इन्हें पानी लाना पड़ता है ना, वो बहुत दूर से लेके आना पड़ता है अभी। तो अब ये देखिए पानी का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, कि किस प्रकार से पानी का उपयोग करते हैं। कि मान लो इन्हें बर्तन साफ करने हैं अभी, आपके घर में तो वाश बेसिन आपको किचन में होगा, जल्दी से बर्तन साफ कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पारंपरिक मतलब पुरानी विधि है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाए तब तक ये साफ नहीं हो जाए। पहले तो उससे जो रेत है ना, उससे उसको रगड़ते जब तक वो साफ नहीं हो जाए भी। धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग करते हैं, फिर साफ होने के बाद रेत से आपने मांज दिया, मांजना बोलते हैं, फिर वो साफ हो गया, उस पे थोड़े से जल की क्या करते हैं, जल डालते हैं ताकि उसकी फिर रेत उतर जाए भी। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधे को सिंचन जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। फिर उस पानी का उपयोग किसी पौधे में डाल डाल देते हैं भी। इसलिए अगली बार जब भी नल खुला छोड़ें तो थार रेगिस्तान के लोगों को याद अवश्य करें कि अगली बार भी जब कभी आप पानी वेस्ट करें तो थार मरुस्थल के लोगों को याद करें कि वो किस प्रकार जल की कमी से जूझ रहे हैं। यदि आप ऐसे ही वेस्ट करते गए तो आपके साथ भी यही हो सकता है। आपके साथ नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के साथ ये चीज़ हो सकती है। राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण की उपाय जिसमें टांका या कुंड सम्मिलित है भी। एक जो आपको दिखाया था ऊपर पानी इकट्ठा करने का, उसको टांका या कुंड बोलते हैं भी। उसके लिए विशेष जल संग्रह विधियां वर्षा के जल को प्राय पीने के उद्देश्य से संचित करती हैं। ये वर्षा जब होती है उसके जल को इकट्ठा कर लेते और बाद में पीने के काम में इसको लिया जाता है। क्लियर हुई बात है। ये जो वर्ड है ना आपके टाका है, ये ऐसे वर्ड है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और कई बार पेपर में सीधा पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है, कि टाका किससे संबंधित है, वर्षा जल संचयन से, राजस्थान से, इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा और आप फिर कहेंगे ये क्या हुआ सर हमारे साथ। अब हम करते हैं अरावली की पहाड़ियाँ। मानचित्र पर वापस चलते थार मरुस्थल से पूर्व की ओर धीरे धीरे अपने रास्ते को देखिए, क्या आपको अरावली की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। चलो भाई हम पहुंच जाते हैं वापिस उसी क्षेत्र में जहां आपको पहुंचना है। यहाँ थार मरुस्थल पहुंच गए थे, अब हमें पूर्व की ओर जाना है। यहाँ आपको पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। वो आपकी पहाड़ियाँ किसकी है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं भी। जैसे आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे ना तो आपको पहाड़ियाँ दिखाई देंगी मरुस्थल से निकलते ही। तो वो क्या है, आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सबसे प्राचीन जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है उसमें से एक है, जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। इसे पर्वतमाला में अनेक चोटियां और पहाड़ियां हैं। हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की ऊंचाई 1722 मीटर है। भी माउंट आबू, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक की हैं। क्या यह रोचक नहीं कि अरावली में स्थित, कि ये बहुत ज्यादा रोचक बात है कि अरावली में स्थित माउंट आबू से थार मरुस्थल की जो दूरी है, जोधपुर, जो बीच में आपका जोधपुर है, कि लगभग 4.5 घंटे की यात्रा से आपको एक पूर्ण भिन्न भौगोलिक परिवेश में ला सकती है। कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए कि आपका जो अरावली का क्षेत्र है ना वो तो हरा भरा है, वहाँ माउंट आबू है। माउंट आबू से जब आप यहाँ पहुँचेंगे जोधपुर में, तो जोधपुर में क्या पूरी तरह रेत ही रेत है। टाइम कितना लगा आपको, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे में आप बिल्कुल एक हरे भरे क्षेत्र से बिल्कुल एक शुष्क क्षेत्र में पहुँच गए। ये कह रहा है, क्या ये आपको रोचक नहीं लगता कि 4.5 घंटे मान लो आपको नींद आ गई और आपको कोई नींद में गाड़ी में बैठा के वहां ले, आप देखेंगे ये कहाँ पहुंच गया अभी।
ये आपको बताया कि कितना रोचक है, किस प्रकार भारत में भौगोलिक विविधता है। आप ये चीज़ हम लेसन में पढ़ रहे हैं। आपको इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, दिशाओं की समेत कि किस दिशा में जाएँगे तो कहाँ आएँगे भी। पाठ्य पुस्तक में दिए गए राजनीतिक मानते हुए उन राज्यों की पहचान अरावली पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो आपकी रेगिस्तान था, थार मरुस्थल था, वो किन-किन में फैला हुआ था? वो आपका पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा 4 राज्यों में फैला हुआ है। अब हम अरावली की बात करते हैं। अरावली है आपका, क्योंकि आपको आना पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ कौन से राज्य होंगे? आप मुझे बता दीजिए कि इसमें दिल्ली होगा, राजस्थान होगा, हरियाणा और गुजरात। लेकिन आप ध्यान रखना कि जो आपका थार मरुस्थल है पंजाब से निकल के क्या आ गई? दिल्ली आ गई है अरावली की क्षेत्र में भी। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम के भूभाग और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहता है कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, ये उत्तर पश्चिम जो भारत है ना, उसका जो भूभाग मतलब जमीन का क्षेत्र, जमीन का प्रकार उसको और वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है भी। उसका निर्धारण करता है। यह एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व में की ओर विस्तार होने से रोकती है। ये कहता है कि यहाँ ये मरुस्थल है भी और यहाँ ये अरावली की है। यहाँ से अगर क्या होगी, मिट्टी आएगी ना, तो वो इस बाग पे गिरेगी, तो क्या होगा, ये बाग भी धीरे धीरे मरुस्थल जल जाएगा। लेकिन अरावली की पहाड़ियाँ आ गई जो इसको रोक देती है, मिट्टी को इतना ज़्यादा नहीं आने देती। यह एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व की ओर नहीं बढ़ने देती। ठीक है, आप इस विषय में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। आपको चीज़ें तो समझ में आ रही है ना? आपको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म कहीं पर नहीं मिलेगा जहाँ आपको इतना विस्तार से और बिल्कुल आराम से एक दोस्त की बातें समझाया जाए भी। संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबे जैसे खनिजों से भरपूर होने के कारण भी यहाँ ये जो है ना आपके खनिज है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। अरावली की पहाड़ियों ने सदियों से खनन और निर्माण क्रियाकलापों को आकर्षित किया है भी। तो यहाँ ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मात्रा में होने के कारण तो यहाँ पे खनन होने लगा है भी। लोग मतलब खनन समझते होंगे आप, कि वहाँ से पत्थरों को निकाल के ले जाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, उनसे संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबे जैसी धातुएं निकाली जा रही हैं। तो ये काम बहुत सालों से होता रहा है। जावर में स्थित प्राचीन खाद्यान्नों से प्राप्त प्रमाणों से, जावर है वहाँ पे प्राचीन खाद्यान्न है, वहाँ से प्राप्त प्रमाण मिले हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं। वहाँ से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने वाले भारतीय विश्व में अग्रणी थे। कि वहाँ पे जो निकाली गई हैं, वहाँ पे जो प्रमाण मिले, वहाँ से ऐसा लगता है कि 8वीं सदी में से ही क्या था कि वहाँ से हम जस्ता निकालने लगे थे भी, और विश्व में सबसे पहला स्थान था हमारा जस्ता निकालने में भी। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले भी यहाँ पर स्थित है आपके अरावली क्षेत्र में। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। ठीक है, ये कुंभलगढ़ का किला आप देख सकते हैं भी। और ये पहाड़ियों में स्थित यह स्थान शत्रु को रोकने में अत्यंत क्योंकि पहाड़ियों में ही है, तो ऊपर से ऊपर वाला तो हमेशा शक्तिशाली होता है। आपको पता है कि यह दुश्मनों को रोकने में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। दुश्मन इस पे हमला नहीं कर पाते थे, क्योंकि पहले तो इनको पहाड़ियों पर चढ़ना और दूर से दिख जाते तो ये अटैक कर सकते थे। फिर इसके चारों तरफ ये दीवार बनाई गई थी और किलों के साथ पास पास खाइयाँ भी खोद देते थे, ताकि दुश्मन उसके पास न पहुँच पाए, दीवार के पास। तो अब हम बढ़ चुके प्रायद्वीपीय पठार। कौन से भाग की तरफ? प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। तो आप बताइए किस डायरेक्शन में हम चले भी? हम चले थे, यहाँ से ही बना दूं क्या, छोटा बना था कि आपको दिख जाए, क्योंकि रिवाइज आपका जितनी बार होता रहेगा थोड़ा सा उटपटांग बन गया, लेकिन आप समझ जाएंगे भी। हम यहाँ हिमालय से पढ़ा था, हिमालय के बाद हमने यहाँ ठंडा मरुस्थल पढ़ा था, उसके बाद गंगा के मैदान, यहाँ हम राजस्थान में पहुँच गए थे थार मरुस्थल में, और फिर हम यहाँ पूर्व में अरावली में आ गए थे। अब हम आ गए फिर दक्षिण में, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार होता है। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, तीन तरफ से। आपको पता है यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। चीजें आपको सारी क्लियर करवाते चलूंगा, टेंशन मत लो आप भी। पठार, अब पठार क्या होता है कि पठार भूमि का वह भाग होता है जो चारों ओर की भूमि से ऊंचा होता है। मान लीजिए कि आपने किसी प्लेन जमीन पे टेबल रख दिया, तो वो आपका क्या है? पठार है। अपने आसपास की भूमि से ऊंचा हो गया ना, तो वो क्या है? पठार है, टेबल। उसी प्रकार क्या है, अपने आसपास की भूमि से
कुछ भूमि ऐसी होती है जो अपने आसपास की भूमि से ऊपर उठी होती है, उसको हम पठार बोलते हैं। इसकी सतह प्राय समतल होती है, इसके कुछ किनारे प्राय खड़ी ढाल वाले होते हैं, जैसे टेबल के होते हैं ना बिल्कुल खड़े। पहाड़ के हैं आपको इस प्रकार से मिल सकते हैं, तिरछे भी चढ़ाई वाले, लेकिन जो आपके पठार के मिलेंगे बिल्कुल खड़े। यदि आपको याद हो तो आपने स्टार्टिंग में जोग जलप्रपात देखा था कर्नाटक में कि पानी बिल्कुल खड़ा गिर रहा था, वो क्या था आपका पठार का एक ढाल था, किनारा था वे। भारत में अनेक पठार है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और दक्षिण स्थित त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। किसने कहा कि बहुत सारे तो पठार है भारत में, उनकी बात कर लेते हैं, लेकिन एक पठार है आपका जो भारत के मध्य में और दक्षिण में स्थित है, इसको त्रिकोणीय, एक त्रिभुज के आकार का है, इसलिए इसको त्रिकोणीय पठार हम बोलते हैं। यह एक बहुत पुरानी भूमि संरचना भी है। यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय कहलाता है क्योंकि यह तीन ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर द्वारा जल से घिरा है। ये चीज़ आपको पता लग गई, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं इसको भी, क्योंकि तीनों ओर से पानी से घिरा है। एक साइड आपका इसका पश्चिम में आपका अरब सागर है, दक्षिण में पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। यह पठार दो पर्वत श्रृंखलाएं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। इस पे दो पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। ये पठार पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको क्या है कि दो पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। ये मैं सिर्फ दक्षिण वाला हिस्सा बना रहा हूं, ये आपका पठार हो गया। तो यहाँ या क्या है कि आपकी पश्चिमी घाट है और यहाँ पूर्वी घाट है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पश्चिमी घाट अत्यधिक ऊंचे हैं और प्राचीर की भांति पश्चिमी तट के साथ फैले हुए हैं। यहाँ कई सुंदर झरने हैं जो मानसून के समय मौसम इसकी खड़ी ढलानों पर बहते हैं भी। यहाँ क्या है आपका जो झरना है ना वो पश्चिमी घाट पर ही है भी, जो जोगपल प्रपात आप देख रहे थे। क्लियर हुई बात है। तो ये क्या बहुत ज़्यादा खड़े भी हैं भी और पश्चिमी तट के साथ ये फैले हुए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भी। पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तीसरा स्थान आ गया आपका, जो विश्व धरोहर स्थल में एक पश्चिमी घाट है आपका, एक जैसलमेर का किला था आपका, और एक आपका हिमाचल प्रदेश में जो आपका ग्रेट हिमालयन उद्यान केंद्र था वो आपका क्या था, इसमें था विश्व धरोहर स्थल में। यहाँ अनेक नदियां प्रवाहित होती है। क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण है। जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सहादरी पहाड़ियों के नाम से जाना था। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को भी ये देखना कि ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, इसके उत्तरी मतलब ऊपर वाले भाग को सहादरी के नाम से जाना जाता है, सहादरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नोट कर लेना नोटबुक में भी। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न और छोटे पर्वतखंडों में विभाजित है। जो पूर्वी घाट है ना वो आपके इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं है, पहाड़ है वहाँ पे लेकिन वो इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं, छोटे पहाड़ों में विभाजित है जो पूर्वी तट के साथ फैले हुए। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार वो कहलाता है भी। क्या कहलाता है? जो इन दो, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया और ये आपका पूर्वी घाट है, इनके बीच में जो जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग है वो आपका दक्कन का पठार कहलाता है भी। समझ में आ गया? जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस प्रकार से इस डायरेक्शन में वो प्रवाहित होती है भी। ये नदियां कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण और लाखों लोगों को जल प्रदान करती है। जिस प्रकार गंगा थी आपकी, समतल गंगा के मैदानों में, उत्तर के मैदानों में जल प्रदान करती थी पीने के लिए, सिंचाई के लिए, उसी प्रकार जो आपका दक्षिणी भाग है, दक्षिण का पठार है, उसमें कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियां जल प्रदान करती है भी। चीज़ें आपको समझ में तो आ रही होंगी। कोई भी चीज़ फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें भी कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। यदि आपकी कोई सलाह है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दे भी। पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। नदी के प्रवाह की दिशा पर ध्यान दीजिए कि नदियां किस प्रकार से बहती हैं। यहाँ ये जो पठार है खनिज, वनों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध है भी, जो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इस पठार को अलका डालवे, तो इसने कहा कि इस यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण खनिज है, जिसके कारण यहाँ खनन होता है, वन है, उपजाऊ भूमि है जो समृद्ध है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या आता है, भारत में कमाई कितनी होती है भी, भारत में पैसा कितना, पैसे वाली चीज़ें कितनी हैं, तो वो चीज़ क्या भारत को समृद्ध बनाती है, इसलिए अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है भी। इस पठार का हल्का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है भी। कहाँ है? पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब कि इस
जैसे ये है ना, तो इसका ढाल इस प्रकार से है, ये हल्का सा पश्चिम से पूर्व की ओर है भी, की ओर है। इसलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हुई, कुछ नदियां क्या बंगाल की खाड़ी, आपको पता है कि सारी चीजें आपको मैं एक एक करके समझा रहा हूँ कि इसका ढाल पूर्व से पश्चिम, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी, तो आपको पता है कि नदियां इस साइड ही तो पानी में जाएंगी, इस साइड झुकाव की तरफ ही तो पानी जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, गोदावरी कृष्णा महानदी का यहाँ से उद्गम होता है, भी यहाँ से निकलती है गोदावरी कृष्णा महानदी, जो कृषि और उद्योगों और पन बिजली, पानी वाली बिजली मैंने आपको बता दी कैसे बनती, के लिए जल उत्पादन करती है। यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ दो हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये आपको याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती भी, ठीक है। ये दो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, नीचे क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती है, जो अरब सागर में गिरती है। आपसे पूछ लेगा कि अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती है, तो आपको याद रखना नर्मदा और ताप्ती। बाकी सारी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो आपके बंगाल खाड़ी में जाएंगी भी। पठार पर स्थित घने जंगल आदिवासी समुदाय की आवास स्थली हुई। पठार पे क्या है, वन है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में, वो बहुत ज्यादा वहाँ पे क्या रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। इन जिनमें संथाल, ये उनकी प्रकार हैं कि उनके बताए गए हैं कि कौन कौन से समाज हैं इनके, ये भी गोंड है, बेंगा है, भील है, कोरको आदि सम्मिलित हैं। इस जनजातियों की विशिष्ट भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैलियाँ जो प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई, कि इसकी बहुत सारी भाषाएं हैं इन जनजातियों की, अलग अलग प्रकार की रीति रिवाज जो प्रकृति से संबंधित जुड़ी हुई हैं, प्रकृति से रिलेटेड हैं भी। कोई किसी पेड़ को पूजता है, कोई किसी प्रकार उसको मानता है, नदियों को पवित्र मानता, तो इनके अलग अलग क्या है, परंपराएं और रीति रिवाज हैं। आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। इस पुस्तक में अंत में दिए गए कि राजनीतिक मानचित्र में इन राज्यों की स्थिति का पता लगाइए, इन्हें भौतिक मानचित्र से जोड़ने का प्रयास कीजिए। मतलब आपको देखना, पहले राज्य देख लिए ये सारे, फिर उसमें क्या करना, आप भौतिक मानचित्र में देखिए कि उन राज्यों में क्या है, जहाँ पे ये मिलेंगे ना आपको, वहाँ पे क्या है, आपको वन मिलेंगे, क्योंकि ये जनजातियां मेनली जंगलों में ही रहती है। ये यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है अभी। पठार में अनेक सुंदर जलप्रपात है, क्योंकि नदियां असमान और चट्टानी सतहों पर प्रवाहित होती है। इसने कहा कि यहाँ पे सुंदर जलप्रपात है। जलप्रपात क्या बताया था मैंने आपको, जब पानी किसी खड़े ढलान से गिरता तो जलप्रपात है, ये क्या है, जलप्रपात। तो इसी प्रकार यहाँ की जो भूमि है ना, वो क्या चट्टानी है, कि पानी गिरता रहता है चट्टानों के ऊपर से, तो ये क्या जलप्रपात बनाते हैं। ये जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, मतलब पर्यटकों को तो ये अच्छे लगते ही लगते हैं, उन्हें देखने के लिए पर्यटक तो आते ही आते हैं। उसके बाद जल विद्युत, आपको पता है यहाँ से गिरा, यहाँ टरबाइन लगा दी, ये घूमेगा, उसको जनरेटर के साथ अटैच कर दिया, तो ये सिंचाई के लिए भी उपलब्ध कराते हैं भी, जल विद्युत बन जाती है और साथ साथ सिंचाई भी इनसे की जाती है इस पानी से। ये देखिए भी, लग रहा ना मस्त। आपको देखना, कभी जाएं तो जरूर देख के आएं। ये पेरिया कानल मुन्नार केरल के समीप पावर हाउस जलप्रपात है, कि इसके नीचे आपकी टर्बाइंस वगैरह लगी हुई है। ये यहाँ की जीव जंतु है भी। पश्चिमी घाट में सिंह के समान पूंछ वाला वानर भी, ठीक है, किंग कोबरा देख लीजिए, कि अलग प्रकार की यहाँ पे ये चीजें आपको मिलेंगी भी। ये कोयले की खदान है भी आपको। ये कीट भक्षी पौधा है जो कीट पतंगों को खाता। कोई कीट इस पे बैठ गया, इसके पत्ते या फूल पे, तो वो फूल के ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, उस कीट को मार डालेगा भी। जो उसमें पोषक तत्व वो ये खुद यूटिलाइज कर लेगा ये भी। पश्चिमी तट पर स्थित भारत का वित्तीय केंद्र मुंबई भी, ये मुंबई है आपका कौन से घाट पे है, पश्चिमी घाट पर स्थित है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। भारत की अद्वितीय तट रेखाएं भी, तो हमने थोड़ा थोड़ा पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पहुंचते हैं तट रेखाओं पर। कहाँ पहुंच गए हम, तट रेखाओं पे। तट रेखा मतलब यहाँ पे ये समुंदर है ना, कौन सा समुंदर है यहाँ, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। ये जो तटीय रेखा है ना, इसको समुद्र की रेखा, इसको तटीय रेखाएं बोलते हैं। भारत की तट रेखाओं पर अनेक समुद्र तट, चट्टानी, टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है भी। समुद्र तट, चट्टानी, टीले भी, चट्टान सी बनी हुई हैं,
ठीक है। कुछ तटों पर सुनहरी रेत पाई जाती है तो कुछ पर काली सैलें पाई जाती हैं भी। कई द्वीपों पर प्रवाल बीतियां, तो कई द्वीप घने जंगलों से ढके हुए हैं। तो इसने कहा कि कई जो द्वीप है वहाँ पे प्रवाल बीतियां मतलब कोरल रीफ एक मूंगा जानवर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मूंगा जानवर की मृत्यु होती है उसका जो कंकाल है वो एक जगह जमा होते रहते हैं, उसमें मिट्टी वगैरह फंस के वो एक स्थल सा बना देते हैं, उसको प्रवाल बीतिया बोलते हैं। ठीक है, जहाँ आपका लक्षद्वीप है ना, वो तो आपका प्रवाल द्वीप से नाम से जाना जाता है। भारत के तट बहुत ही विस्मयकारी हैं। भारत तट रेखा 7500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है अभी। कलिए रुई तट रेखाओं के बारे में जानकारी आपकी। आपने विद्यालय में आपका भारत का मैप होगा, भित्ति मानचित्र मतलब स्कूल का मैप। बंगाल की खाड़ी और बहने वाली 5 नदियों के नाम लिख दीजिए। दक्षिण भारत में जो नदियां हैं उनमें से नर्मदा ताप्ती को छोड़ दीजिए, बाकी सारी कहाँ जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में जाएंगी भी। राज्यों के नाम आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं भी। भारत का पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है भाई। कहाँ से लेके, अब हम पश्चिमी तट के बारे में पढ़ेंगे। तटीय रेखा आपको पढ़ ले, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी नहीं है। जब ये है पढ़ेंगे वही आपकी क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है भाई। भारत का पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। पश्चिमी तट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पश्चिमी तट में आपको बता देता हूँ कि ये आपका यहाँ गुजरात से स्टार्ट होके यहाँ केरल तक ये पहुँचेगा भी। जो बीच में क्या आएगा आपका, महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, 3 स्टेट आ जाएंगी, यहाँ पे फैला हुआ है। तेजी से बहते हुए यहाँ की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहते हुए पश्चिमी तटों पर मुहानों का निर्माण करती है। यहाँ की जो नदियां हैं वो क्या पश्चिमी घाट से निकल के, ये जो पश्चिमी घाट है इससे निकल के एस्चुरी का निर्माण क्या होता है कि जब कोई नदी है अपने साथ जब वो समुद्र में इसको मिलना होता है, अगर प्लेन एरिया होगा ना वो नदी ऐसे फैल जाएगी। क्या होगी? फैल जाएगी। तो वो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लाई होगी उसको क्या करेगी, वहीं पे जमा कर देगी, तो डेल्टा का निर्माण करेगी। लेकिन जब नदी तेजी से आएगी ना और यहाँ पे चट्टान है, तो ये अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लेके आई उसको यहाँ जमा करेगी अपने किनारे के समुद्र के पास। तो यहाँ वो कंकड़ पत्थर जमा होते हैं, एक चट्टान सा स्थल सा बना देंगे, इसको एस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। यदि यहीं पे ये प्लेन होता ना, समुद्र यहाँ ऐसे मिलती होती, तो ये यहाँ पे जमा कर देती, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा और एस्चुरी में अंतर आपको समझ में आया? यह तटरेखा छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी तथा अन्य भू आकृतियों जैसे संकरी, खाड़ियां, क्रिक्स, एस्चुरी आदि से बनी। इस तटरेखा पर नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े ऑटोमेटिक होंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी नदियां हैं पश्चिमी घाट की भी, पश्चिमी तट की भी। तट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पश्चिमी घाट आपने पढ़ चुके हैं। ये देखिए आपका पश्चिमी तट भी, ये जो है ना आपकी जो नदियां निकलेंगी यहाँ से क्या करेगी, जब ये खड़े पड़ेंगी ना तो क्या बनेंगी, एस्चुरी का निर्माण ये करेंगी। यहाँ पे प्लेन भूमि नहीं है भी, प्लेन भूमि, क्योंकि ये तेजी से आएंगी, यहाँ से तेजी से आएंगी तो उनके पानी तेज रफ्तार में आएगा, साथ बहा ले जाएगा अपने साथ, जो बहाकर लेके आता है उसको, तो एस्चुरी का निर्माण करेंगी। पश्चिमी तट के एक भाग का हवाई दर्शन पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अरब सागर के कितने समीप है, ये देखिए भी, ये अरब सागर है, ये पहाड़ियां हैं भी। आप देखिए यहाँ से नदियां तुरंत इसमें गिरेंगी, कोई समतल मैदान तो है नहीं, तो एस्चुरी का ही निर्माण होगा भी। पश्चिमी तट पर भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण पतन और नगर हैं। पतन मतलब बंदरगाह, जहाँ समुद्री जहाज आके रुकते हैं और सामान लाते हैं भी और उतारते हैं। और नगर आपको पता है मुंबई आपका पश्चिमी घाट पर ही है। वे सहस्त्र शताब्दियों से हजारों सालों से भारत की आर्थिक गतिविधियों के अंदर रहे हैं। अब आपको आर्थिक गतिविधि के बारे में नहीं पूछना, आर्थिक गतिविधि क्या होती है, लेकिन फिर भी बता, आर्थिक गतिविधि जिसमें हम व्यापार करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, वो आपकी आर्थिक गतिविधि होती है। आपने कक्षा 6 में पढ़ लिया था आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियां। अब हम पूर्वी तट पे आ गए। पश्चिमी तट के बारे में आपने पढ़ लिया कि इस पे जो किनारे हैं वहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती सबसे बड़े मुहाने हैं वहाँ पे, ठीक है। संकरी घाटियां महत्वपूर्ण तट हैं। कौन कौन से राज्य हैं आपके, आप गुजरात से स्टार्ट हुआ तो फिर महाराष्ट्र आए, फिर आप गोवा आए, फिर कर्नाटक और फिर केरल आप आ चुके हैं। ये आपके राज्य पूर्वी पश्चिमी तट पर है भी। अब पूर्वी तट पर पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है भी। ये कहाँ है? पूर्वी तट। ये ना बड़े बेवकूफ़ बनाते हैं भी।
पूर्वी तट है वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। भी पूर्वी घाट आ जाएगा, ये पूर्वी घाट आ गया, ये बंगाल की खाड़ी आ गई, तो ये पूर्वी क्या आ गया, तट आ गया। इसी प्रकार ये पश्चिमी घाट आ गया, ये आपका अरब सागर आ गया, ये आपका पश्चिमी तट आ गया। तट तो बीच में रहेगा। बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। यह गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये गंगा का डेल्टा आपका जो भारत का मैप बनाएंगे ना, यहाँ से आपका गंगा का डेल्टा आएगा और ये कन्याकुमारी यहाँ तक, ये क्या है आपका पूर्वी तट है। भी इसमें विस्तृत मैदान और नदियों के डेल्टा हैं, जिसमें अब डेल्टा है, इसमें एस्चुरी नहीं है, क्या है, डेल्टा है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा पहाड़ नहीं है। जब नदियाँ मिलती हैं तो समतल मैदान में होके समुद्र में वो मिलती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख है। यहाँ चिल्का झील उड़ीसा में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। भी ये इनके आपको याद रखना। चिल्का झील कहाँ है आपकी, सॉरी, झील उड़ीसा में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। और जैसे महत्वपूर्ण लैगून झील पाई जाती है। अब आपसे पूछा लैगून झील क्या होती है, कि जब आपका समुद्र है बहुत तेज तूफान आ जाए और किसी कारणवश समुद्र का पानी थोड़ा सा अलग छिटक जाए और अलग ये पानी इकट्ठा हो जाए, समुद्र उसके बीच में रास्ता बन जाए, जमीन आ जाए, तो ये जो झील कहलाएगी, इसको हम लैगून झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। यह एक प्राकृतिक अवरोधक द्वारा जलाशय से, बड़े जलाशय से अलग हुई झील है। कि कोई बड़ा जलाशय है उसका पानी थोड़ा सा अलग हो गया, कोई प्राकृतिक चीज पहाड़ बन गया या फिर और कुछ हो गया, तो उसके कारण जब पानी उसका अलग जगह इकट्ठा हो जाता है उसको हम लैगून झील बोलते हैं। जब नदियां अपने अवसादों को किसी बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील अथवा अपने मुहानों पर जमा करती, तब बनने वाली भू आकृति डेल्टा कहलाती है। उसने कहा कि जब मुहाने पर जमा कर देती है ना, मुहाना मतलब कि ये नदी यहाँ जा रही, इसमें ये मुहाना हो गया। अभी यहाँ अगर ये जमा कर देगी ना तो ये डेल्टा बनेगा, लेकिन उसने अंदर ही डाल दिया तो ये एस्चुरी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ आपका समतल मैदान नहीं था, तो वहाँ आपका एस्चुरी का निर्माण था, यहाँ डेल्टा का निर्माण हो रहा है। कालांतर में ये अवसर एकत्रित होकर त्रिभुजाकार अथवा पंखाकार क्षेत्र का निर्माण करते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आदि नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे यह भूमि कृषि कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त बन जाती है। डेल्टा का निर्माण होगा तो यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा उपजाऊ ये हो जाती है। नदी अपने साथ उपजाऊ तत्व बहा कर लेके आती है, मिनरल्स मतलब खनिज बहा के लेके आती है, जो मिट्टी को क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। तो ये खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे, कल के पार्ट में भारत के द्वीप समूह। तो आपको अध्याय कैसा लगा, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आपको बच्चों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय द्वीप समूह। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।